नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यह है साल का 316वां दिन और सुबह के 8:30 बज चुके हैं। आप देखना शुरू कर चुके हैं जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर दिल्ली वाला रेडियो टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा और मैं हूं आपके साथ सोनाली राय। तो समय हो चुका है आपको मतलब की खबर बताने का। आपको खबर बताएंगे रेडियो और टीवी के गजब के कॉम्बिनेशन के साथ, अनोखे लहजे और अलग अंदाज में, जहां आपको खबर सुनाएंगे भी और साथ में आपको खबर दिखाएंगे भी। आपकी गलियों से लेकर के आपके दिन भर की कहानियों तक, पल पल की हलचल के साथ यहाँ हर खबर होगी आपके मतलब की। तो कान खोलो और दिल लगाओ और इसी के साथ जुड़ जाओ हमारे साथ, क्योंकि आप देख रहे हैं दिल्ली वाला रेडियो टीवी। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं सोनाली, और हमारी पहली खबर जो रहने वाली है काफी गंभीर रहने वाली है। जिस तरीके से लाल किले के पास जोरदार धमाका देखने को मिला, कई लोगों की मृत्यु हो गई, कई लोग घायल हो गए और दिल्ली के दिल में लाल किला के पास जोरदार धमाका देखने को मिला। अब एक रहस्य बन गया है आखिर इसके पीछे किसका हाथ था। पर जैसे जैसे अब दिन बीत रहे हैं वैसे वैसे अब नए नए खुलासे भी देखने को मिल रहे हैं। पहले लोग समझ रहे थे कि ये एक बड़ा आतंकी हमला था, लेकिन अब जो बातें सामने आ रही है वो चौंकाने वाली हैं और काफी चौंका भी रही है। सूत्रों के मुताबिक ये धमाका किसी बड़ी साजिश का हिस्सा था और जो शायद एक पैनिक अटैक की वजह से बीच रास्ते में ही फट गया। क्या हुआ लाल किले के पास, ये पहले हम आपको बताते हैं। मंगलवार देर शाम दिल्ली के लाल किला के पास एक i20 कार में अचानक विस्फोट हुआ प्रिया, जिसके बाद आवाज वो इतनी तेज थी कि आसपास के जो लोग थे वो डर गए। आसपास में हड़कंप मचा। कुछ ही मिनटों में पुलिस, इसके साथ फायर ब्रिगेड और बम स्क्वाड मौके पर पहुंच गए। घटना के तुरंत बाद पूरे इलाके को सील कर दिया गया और दिल्ली पुलिस ने जांच शुरू कर दी प्रिया। सूत्रों के मुताबिक क्या है सच्चाई, इस पर भी बात कर लेते हैं। आखिर कैसे ये विस्फोट हुआ, इसके पीछे किसका हाथ, मुजम्मिल कौन है, शाहीन कौन है, उमर कौन है, सभी चीजों पर आज हम बात करेंगे इस हमारे खास कार्यक्रम में। उसके मुताबिक ये धमाका किसी पैनिक अटैक की वजह से हुआ है। दरअसल आतंकी डॉक्टर उमर, जो जैश-ए-मोहम्मद संगठन से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने वाला था, लेकिन उसके पास जो आईईडी यानी बम था वो पूरा तैयार ही नहीं था, अधूरा बना हुआ था। घबराहट में चलती कार में ही वो विस्फोट हो गया। यानी कि जहां एक तरफ एक बड़ी साजिश रची जा रही थी, वहीं दूसरी तरफ वो किस्मत ने एक बड़ा हमले को जो है टाल दिया। पर हालांकि काफी नुकसान भी देखने को मिला, कई लोगों की मृत्यु हुई, कई लोग घायल हुए। जांच एजेंसियों को काफी अहम सुराग मिले हैं। हम देखने वाली बात होगी किस तरीके से इस पूरे मामले में नए नए खुलासे देखने को मिलते हैं। बिल्कुल सही कहा प्रिया आपने। जिस तरीके से धमाका हुआ और जिस तरीके से लोग जो हैं इसमें घायल हुए, इनफैक्ट कई लोगों की इसमें मौत भी हुई है। और बताया ये जा रहा है कि जो डॉक्टर उमर है वो घबराहट में था। ये बड़ी जानकारी सुबह सुबह आई सूत्रों के मुताबिक कि वो घबराहट में था, जिसकी वजह से वो ब्लास्ट हो गया। वरना कोई बहुत बड़ी साजिश का वो कुछ और कर सकता था, कुछ बड़ा हमला हो सकता था। लेकिन एक तरफ से जैसा कि आपने बताया कि वो जो बड़ा हादसा था वो कहीं ना कहीं टला है, लेकिन नुकसान भी हुआ, कई लोगों की मौत हुई है। तो कई लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज जो है वो अभी भी अस्पताल में चल रहा है। जांच एजेंसियों को मौके से कई महत्वपूर्ण सुराग भी मिले हैं और लगातार छानबीन की जा रही है। जो डॉक्टर शाहीन है उसके घर में यूपीएचएस पहुंची हुई है लखनऊ में, जहां पर लगातार छानबीन की जा रही है प्रिया। बिल्कुल, अब देखने वाली बात होगी अगला कदम क्या उठाया जाता है। जांच एजेंसियों को मौके से कई महत्वपूर्ण सुराग भी मिले हैं, जैसे जिंदा कारतूस हो गया, कुछ रासायनिक अवशेष हो गए। डॉक्टर उमर से जुड़े डिजिटल डिवाइस भी बरामद की गए हैं। एनआईए, एनएसजी और दिल्ली पुलिस की टीमें अब इस पूरे मामले की साझा जांच कर रही है। सूत्रों के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर के तहत देश भर में जैश के मॉड्यूल्स पर लगातार दबाव था और इसी दबाव के कारण उमर ने घबराहट में ये गलती कर दी और किस तरह का ये विस्फोटक इस्तेमाल हुआ था, क्योंकि देखा गया वहां पर ना कोई गड्ढा हुआ, ना देखने को मिला, क्योंकि जब इस तरीके के विस्फोट होते हैं तो बड़ा गड्ढा हो जाता है, जो शव होते हैं वो काले पड़ जाते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला। फोरेंसिक टीमों ने शुरुआती जांच में पाया कि विस्फोट में मिलिट्री ग्रेड विस्फोटक इस्तेमाल किया गया था और ये फिलहाल जो है संभावना जताई जा रही है और रिपोर्ट्स में कहा गया है साफ तौर पर इसमें सेंटेक्स या आरडीएक्स जैसे उच्च श्रेणी में विस्फोटक हो सकते हैं, उसका इस्तेमाल किया गया है। और अब देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ खुलासे होते हैं, क्योंकि जिस तरीके से देखा गया
मंगलवार को देर शाम एकदम से विस्फोट होता है। उससे पहले हम बात कर लेते हैं मुजम्मिल की, जिसकी फरीदाबाद से गिरफ्तारी देखने को मिली और जो उमर है वो सीधे तौर पर मुजम्मिल से जुड़ा हुआ है। अब शाहीन की भी गिरफ्तारी देखने को मिली है, शाहीन भी मुजम्मिल से मिली हुई है। अब आखिर शाहीन कौन है, मुजम्मिल कौन है, इस पर भी हम बात करेंगे। जिस तरीके से जो I-20 में विस्फोट हुआ उसमें उमर मौजूद था और उमर जो है कनॉट प्लेस भी पहुंचा था, फरीदाबाद भी पहुंचा था और जो मुजम्मिल है वो उससे भी कई चीजें बरामद की गई, उसकी गिरफ्तारी देखने को मिली। जो शाहीन है वो वैसे लखनऊ की है पर उसकी शादी महाराष्ट्र में हुई थी, महाराष्ट्र से भी कनेक्शन है, पर 2015 में उसका डिवोर्स हो जाता है, वो वहां से वापस आती है और उसके बाद वो मुजम्मिल के संपर्क में आती है। तो इस तरीके से इन सभी की चेन जो है वो आपस में जुड़ी हुई है। हालांकि अभी सभी टीमें जो है जांच पड़ताल में जुटी हुई है और कुछ विशेषज्ञों का कुछ और भी कहना है, वो भी आपको बताते हैं। उनका कहना है कि संभावना है कि इसमें अमोनियम नाइट्रेट और साथ ही डेटोनेटर का भी इस्तेमाल किया गया, इस वजह से इस तरीके का विस्फोट देखने को मिला। बिल्कुल सही कहा आपने, जिस तरीके का विस्फोट देखने को मिला और जो लाल किले के पास जिसे सेंसिटिव जोन माना जाता है, दिल्ली का दिल कहा जाता है, चांदनी चौक गेट नंबर 1 पे मेट्रो स्टेशन के ये बड़ा धमाका हुआ और धमाका जिसमें कई लोगों की मौत हुई है, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल हम आपको बताते हैं कि घायलों की स्थिति क्या है और सरकारी कदम क्या कुछ उठाए गए हैं। इस हादसे में कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने LNJP अस्पताल जाकर घायलों से मुलाकात की और साथ ही साथ सुरक्षा एजेंसियों के साथ बैठक भी की। और बड़ी खबर यह भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वो भूटान से वापस आएंगे और बड़ी बैठक करेंगे इसको लेकर के। और इसके साथ आपको बता दें कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मुआवजे की घोषणा की है। मृतकों के परिवार को 10 लाख और साथ ही साथ गंभीर रूप से घायल लोगों को 2 से 5 लाख की आर्थिक सहायता की जाएगी। यानी कि लगातार इसको लेकर के बैठकें हो रही हैं, बैठकों का दौर जारी है। पीएम मोदी आज खुद बैठक करेंगे, भूटान से वो वापस लौटेंगे और वो फिर बैठक करेंगे। और साथ ही साथ यूपी एटीएस भी, जैसा कि सुबह से खबरें आ रही है कि शाहीन के घर पहुंचे हुए, लगातार छापेमारी की जा रही है। और साथ ही साथ डॉक्टर मुजम्मिल जो है उससे शाहीन का कनेक्शन है, जैसा कि बताया जा रहा है कि डिवोर्स के बाद वो डॉक्टर मुजम्मिल से मिली, फिर मुजम्मिल की गर्लफ्रेंड बन गई। और डॉक्टर मतलब जितने लोग भी इसमें शामिल है प्रिया, वो सारे डॉक्टर्स बताए जा रहे हैं, सारे पढ़े लिखे लोग हैं। तो ये जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्होंने ऐसा क्यों किया, ये बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल सोनाली, आपने सही कहा। जिस तरीके से आप देखने वाली बात होगी कि कितने और नए खुलासे देखने को मिलते हैं, क्योंकि जैसे जैसे अब समय बीत रहा है नए नए खुलासे देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि जिस दिन ये विस्फोट हुआ उस दिन सुबह देखा गया था मुजम्मिल की गिरफ्तारी हुई थी, पर हमें लगा नहीं था कि देर शाम ही ऐसा कुछ हो जाएगा। और अभी उम्मीद जताई जा रही है, जो उमर है वो मुजम्मिल का करीबी था। जब गिरफ्तारी हुई तो जो है उमर वहां से डर के निकला कि उसके ऊपर भी कोई जो संकट ना आ जाए। उमर पहुंचता है नई दिल्ली और उसके बाद सबसे बड़ा सवाल जो है अभी भी यहाँ पर यही खड़ा हो रहा है कि वो आखिर पार्किंग एरिया में 3 घंटे क्या करता रहा। अभी फिलहाल बताया जा रहा है कि वो विस्फोट एकदम से हुआ क्योंकि जो वो पूरा जो सामग्री थी वो तैयार नहीं थी। पर सवाल यहाँ पर यही खड़ा हो जाता है, 3 घंटे वो किस चीज का इंतजार कर रहा था। 6:48 तक वो गाड़ी के अंदर मौजूद रहता है, मतलब पार्किंग एरिया में खड़ा रहता है। 3 घंटे तक वो गाड़ी से नीचे भी नहीं उतरता है। और जैसे ही वो 6:48 पर पार्किंग एरिया से बाहर निकलता है, 6:52 पर सड़क पर पहुंचता है, जो सड़क सीधा लाल किले पर जाती है, वहां पर एकदम से विस्फोट हो जाता है। और जो विस्फोट हुआ उसके अंदर क्या क्या सामग्री मिलाई गई, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही है। अब कई सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। सोनाली, आपने एक चीज नोट की होगी, 2 से 3 मिनट का हेरफेर देखने को मिला। 48 पर वो गाड़ी जो है वहां से निकलती है और 52 पर विस्फोट हो जाता है। और ये हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से तस्वीरें भी दिखा रहे हैं किस तरीके से सड़क पर एकदम से गाड़ी आती है 6:52 पर। और 6:52 पर जैसे ही वो गाड़ी उस रास्ते पर पहुंचती है, जो रास्ता सीधा लाल किले पर जाता है, सबसे ज्यादा हलचल देखने को मिलती है। ये हम आपको एक एक करके सभी टाइम बता रहे हैं। 6:52 पर और एकदम से विस्फोट देखने को मिलता है। 48 से टाइम शुरू होता है, गाड़ी जो है वो निकलती है। 3:20 की हम बात करेंगे, कहां से गाड़ी निकलती है, पहुंचती है लाल किला। ये सबसे पहले ग्राफिक्स के माध्यम से आप देखिए, 3:20 पर जो गाड़ी है वो लाल किला पार्किंग में पहुंच जाती है और वहां पर खड़ी रहती है। टोटल 3 घंटे वो वहां पर खड़ी रहती है और 6:48 पर गाड़ी पार्किंग एरिया से बाहर आती है। 6:52 पर उस सड़क पर पहुंचती है, जो सड़क
सीधा लाल किले पर जाती है। हम ग्राफिक्स के माध्यम से आपको ये पूरा जो है सिलसिला समझाना चाह रहे हैं किस तरह। और फिर देखिए 652 पर एकदम से गाड़ी में विस्फोट हो जाता है। क्या ये सोची समझी साजिश थी? बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से पूरा प्लान तैयार किया गया, लाल किला पर गाड़ी पहुंचती है, विस्फोट होता है। पर अभी फिलहाल जांच की जा रही है। अब देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से इस पूरे मामले में नए नए खुलासे देखने को मिलते हैं। उमर बताया जा रहा है कि ये पुलवामा से जुड़ा हुआ है, पुलवामा का रहने वाला है। हमारी टीम पुलवामा भी पहुंची थी, उसके परिजनों से भी मुलाकात की गई। हालांकि परिजनों को हिरासत में लिया हुआ है और उनसे पूछताछ की जा रही है। जब बात की गई उमर की भाभी से, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा हमें नहीं लगता है उमर ऐसा कर सकता है। हालांकि उमर जो है 3 साल से दिल्ली में रह रहा है, यानी कि दिल्ली फरीदाबाद में रह रहा है। 3 साल हो गए उसको यहाँ पर रहते हुए। अब 3 सालों में उसने किस तरीके से वो इन टीमों से जुड़ा, किस तरीके से आतंकी संगठनों से जुड़ा और किस तरीके से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया, सवाल यहाँ पर यही खड़ा हो जाता है। बिल्कुल सही कहा प्रिया आपने, जिस तरीके से देखा गया। और जब उमर ये विस्फोट होता है शाम को, सुबह सुबह विस्फोटक बरामद होते हैं फरीदाबाद से, और यूनिवर्सिटी में भी वहां पर छानबीन के लिए पुलिस पहुंची थी। उस गांव में भी पहुंची थी जहां पर ये घर था, लेकिन कुछ नहीं मिला। और शायद ये हो सकता है कि उमर जो था वो बहुत ज्यादा घबराया हुआ था, क्योंकि उसके जो मिले हुए जो लोग हैं, डॉक्टर मुजमिल और उसी के साथ एक जो 2 लोग हैं, उनकी गिरफ्तारियां हो चुकी थी। तो शायद इसकी वजह से वो बहुत ज्यादा घबराहट में होगा, प्रेशर में होगा। और सुबह सुबह खबर आती है कि बड़ी मात्रा में विस्फोटक बरामद किए गए और शाम को ये विस्फोट हो जाता है प्रिया। यानी कि कुछ ना कुछ तो कनेक्शन जरूर है, क्योंकि सुबह सुबह वहां पर सारी चीजें मिलती हैं। उसके जो मिले हुए जो लोग हैं वो गिरफ्तार किए जाते हैं। डॉक्टर शाहीन से भी पूछताछ की जा रही थी लगातार, और शाम को देखा जाता है कि विस्फोट हो जाता है। यानी कि कहीं ना कहीं कनेक्शन जरूर है। और जिस तरीके से देखा गया कि सारे के सारे डॉक्टर्स पढ़े लिखे और साथ ही साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, ये बहुत बड़ी बात होती है कि एक खुद शिक्षक जो है, जो खुद यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, पढ़ा रहा है, और साथ ही साथ 4-5 डॉक्टर्स जो हैं वो उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं। और उसके बाद एकदम से ये सामने आता है। और डॉक्टर उमर जो खुद पढ़ा लिखा था, इतना व्हाइट कॉलर टेररिज्म की भी बात हो रही है इसमें कि भाई देखिए किस तरीके से जो पढ़े लिखे लोग हैं वो जुड़े हुए हैं इससे। बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए जिस तरीके से लगातार इस तरीके से पूरा मामला सामने आया, पूरा ब्लास्ट देखने को मिलता है। ये बात तो हमने कर ली, इसको लेकर किस तरीके से अब अलर्ट जारी कर दिया गया है, देश भर में अलर्ट जारी किया गया है। आखिर उमर कौन है, हमने वो भी आपको बताया, शाहीन कौन है, सभी चीजों पर बात की हमने। अब इसी के साथ हम देखिए अब खबरों में आगे बढ़ जाते हैं। सबसे गंभीर मुद्दा एक और दिल्ली में बना हुआ है, वो है पॉल्यूशन। बिल्कुल सभी परेशान हैं पॉल्यूशन को लेकर। दिल्ली वासियों की बात की जाए तो लगातार प्रदर्शन भी करते हुए नजर आ रहे हैं। इंडिया गेट पर भी पहुंचे थे, प्रदर्शन करते हुए नजर आए थे। वहीं प्रशासन की तरफ से भी अब तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। दिल्ली में वायु प्रदूषण की स्थिति गंभीर बनी हुई है। कई इलाकों में AQI 400 के पार पहुंच चुका है। बात बवाना की जाए तो AQI 451 बना हुआ है। अब देखिए हम नजर डाल लेते हैं सभी के इलाके में फिलहाल AQI क्या बना हुआ है, एक एक करके सभी पर बात करते हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है, क्या कह रहा है बात। वजीरपुर की जाए तो 458 एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया है। बवाना की बात की जाए तो 451, चांदनी चौक में 449 और जहांगीरपुरी में 446, मुंडका में 444, रोहिणी में 442। वहीं नेहरू नगर में 444, अशोकनगर में 439, वहीं आनंद विहार की बात करें तो 438, नरेला में 437, और साथ ही साथ अगर सोनिया विहार की बात करें तो 434, आईटीओ में 433, द्वारका में 425, लोधी रोड पर 497, वहीं नजफगढ़ की बात करें तो 390। यानी कि बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां पर AQI जो है वो 400 के पार है, और जिसकी वजह से जो लोग हैं वो परेशान हैं। तो लगातार हम ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करें कि कहां पर कितना AQI। आनंद विहार की बात करें तो 438 है, नरेला की बात करें तो 437 है, सोनिया विहार की बात करें तो 434 है, आईटीओ की बात करें तो 433 है, आरके पुरम में 431 है, वहीं द्वारका की बात करें तो 425 है। और लगातार ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझा रहे हैं कि कहां पर दिल्ली में कितना AQI है। और ग्राफिक्स से आप ये देख सकते हैं कि जो AQI जो है वो 400 के पार है।
बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अब प्रदूषण लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, प्रशासन की तरफ से भी अब तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। अब ग्राफ 3 लागू कर दिया गया है। वहीं स्कूलों की बात की जाए तो अब जो है क्लासेस होंगी वो ऑनलाइन मोड पर होगी, क्योंकि प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, आंखों में जलन हो रही है, सांस लेने में परेशानी हो रही है। सोनाली, अब इसी बीच अपने दर्शकों को हम बता देते हैं कि क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। हालांकि हम डेली अपने इस कार्यक्रम में बता रहे हैं, क्योंकि पॉल्यूशन लगातार गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। अपनी खिड़कियां जो है बंद रखें सुबह और रात के समय, क्योंकि देखा जाता है जो पॉल्यूशन है वह सुबह और जैसे जैसे शाम होती है वैसे वैसे पॉल्यूशन ज्यादा बढ़ जाता है। तो अपनी खिड़कियां दरवाजे उस समय पर बंद रखें और एयर प्योरीफायर का जरूर इस्तेमाल करें और HEPA फिल्टर वाला एयर प्योरीफायर इस्तेमाल करें। अपने कमरों की हवा को जो है स्वच्छ रखें, साफ रखें, बेहद जरूरी है। और इंडोर पौधे जरूर लगाएं, जैसे स्नेक हो गया और स्नेक प्लांट हो गया, पीस लिली हो गया, एलोवेरा हो गया और आदि प्लांट होते हैं जो आप अपने घरों में लगा सकते हैं, जिससे आपकी वायु गुणवत्ता जो है उसमें सुधार देखने को मिलेगा। बिल्कुल, इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि धूल कम करें, रोजाना हल्की सफाई करें ताकि घर में धूल ना जमे। वहीं बाहर निकलते समय कुछ बातों का ध्यान रखिए। N95 या फिर N99 मास्क पहने। ये मास्क हवा में मौजूद PM 2.5 कणों को रोकने में सक्षम होता है। सुबह की से बचें, क्योंकि सुबह सुबह सबसे ज्यादा धुंध नजर आता है। सुबह के समय प्रदूषण बहुत ज्यादा होता है, तो ये कोशिश करें कि आप जो एक्सरसाइज करते हैं, व्यायाम करते हैं, वो घर के अंदर करें, बाहर ना जाएं। बिल्कुल, जिस तरीके से पॉल्यूशन लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है सोनाली, और अब जो लोग हैं वो ये समझते हैं कि ये धुंध है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये धुंध नहीं है, ये पॉल्यूशन है। अब एयर क्वालिटी इंडेक्स में लगातार वृद्धि देखी जा रही है और अब विजिबिलिटी जो है कम होती हुई नजर आ रही है, जिससे लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वाहन चालकों की बात की जाए, उनको भी परेशानी हो रही है। और आप जरूर इन बातों का ध्यान रखें जो हमने बताया कि मास्क का प्रयोग करें। एयर क्वालिटी इंडेक्स जिस तरीके से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, अब बात कर लेते हैं आपको किन चीजों का सेवन करना चाहिए, क्या चीजें खानी चाहिए। इसकी फल हो गया, सब्जियां हो गई, ये चीजें ज्यादा खानी चाहिए। खासकर विटामिन C, E और ओमेगा 3 से भरपूर चीजें खाएं, जैसे संतरा हो गया, पालक हो गया, अखरोट हो गया। इन चीजों का सेवन करें और भाप जरूर लें, क्योंकि जब हम सांस लेते हैं, इनहेल करते हैं, तो पॉल्यूशन सीधा हमारी बॉडी में इन करता है। तो भाप लें या नाक की सफाई करें, और क्योंकि जो भाप लेने से हमारी जो नोज हो गई, हमारा थ्रोट हो गया, उन सभी चीजों की सफाई होती है, क्योंकि पॉल्यूशन लगातार बढ़ रहा है। अब सभी के गले में सोनाली, आपने एक चीज नोटिस की होगी, खराश हो गई है, हमारे में भी होगी और भी बहुत लोगों के गले में जो है खराश फील होने लगी है, क्योंकि ये पॉल्यूशन है। ये पॉल्यूशन सीधा हम इनहेल करते हैं तो हमारी बॉडी में इन करता है। तो आप भाप लें, इससे आपको राहत मिलेगी और दिन में एक बार भाप लें जरूर, क्योंकि प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है, 400 पार पहुंच चुका है। धूम्रपान से बचें, ये प्रदूषण के असर को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। बिल्कुल, लाइफस्टाइल और साथ ही साथ उसकी बात कर लेते हैं कि कैसे आप अपने लाइफस्टाइल को सुधार सकते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट या फिर कारपूल का उपयोग जरूर करें, क्योंकि इससे जो है प्रदूषण जो है वो कम होगा। वाहनों की सर्विसिंग नियमित करें ताकि उत्सर्जन कम हो सके। पेड़ ज्यादा से ज्यादा लगाएं और साथ ही साथ आप दूसरों को भी प्रेरित कर सकते हैं कि वो भी पेड़ लगाएं, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है। और जैसे कि हम आपको बता भी रहे थे कि कहां पर कितना AQI है, अगर हम नॉर्मली बात करें तो 400 के पार हर जगह पर AQI है। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता भी रहे हैं। तो आप कोशिश करें कि कारपूलिंग करें, ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, जिससे प्रदूषण जो है वो कम हो। बिल्कुल सोनाली, आपने सही कहा, प्रदूषण लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 400 पार एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है अब पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। पर देखिए, सवाल यहाँ पर यही खड़ा हो जाता है, आखिर प्रशासन क्या कर रहा है? प्रशासन कदम तो उठा रहा है, क्या उसका धरातल पर असर देखा जा रहा है? प्रशासन की तरफ से ग्रैब 1 लागू किया गया, ग्रैब 2 और अब ग्रैब 3 भी लागू कर दिया गया है। वहीं बात करें हम क्लाउड सीडिंग की, वो भी कदम उठाया गया, पर धरातल पर उसका भी कोई असर नजर नहीं आया। बारिश देखने को ही नहीं मिली। और भी बात की जाए, हम सरकारी कार्यालयों की बात की जाए तो जो है गवर्नमेंट की तरफ से उनमें भी बदलाव कर दिया गया है, उनकी टाइमिंग चेंज कर दिए गए हैं। अब स्कूल की बात की जाए तो उनमें भी अब चेंजेस किए गए हैं, उनकी क्लासेस ऑनलाइन मोड पर होगी। सवाल यहाँ पर प्रशासन पर ही खड़ा होता है, वो इस समय पर जो कदम उठा रहे हैं अक्टूबर नवंबर में, ये कदम उनको और पहले उठा लेने चाहिए थी, क्योंकि सभी को पता होता है हर साल ये स्थिति देखने को मिलती है। जैसे जैसे समय बीतता है, जैसे जैसे ठंड दस्तक देती है, वैसे वैसे पॉल्यूशन देखने को मिलता है। तो ये बात तो पॉल्यूशन को लेकर कर ली। अब खबरों में सोनाली आगे बढ़ जाते हैं और अब एक और मुद्दा है जिसकी हम बात करेंगे, ठंड। अब सुबह और शाम जो है अब महसूस होने लगी है ठंड की, हाँ भाई दस्तक दे चुकी है। अब तो ऐसा लगता है कि हल्की हल्की ठंड आ गई, और हम अब अपने ऑफिस में भी नोट कर रहे हैं कि लोग अब हल्की हल्की जैकेट और स्वेटर्स पहन के आने लगे हैं, क्योंकि मौसम बिल्कुल बदल चुका है। और दोपहर में फिर भी जो है मौसम सामान्य देखने को मिलता है।
सुबह और शाम जो है काफी ठंड होगी है। भारतीय मौसम विभाग की बात कर लेते हैं, उनकी तरफ से क्या कहा गया है। उत्तर और मध्य भारत में अगले एक हफ्ते तक रात का तापमान सामान्य से नीचे रहने वाला है। देश के जी बिल्कुल, बोलिए। बिल्कुल। और प्रिया, आपने ये नोटिस किया कि जब हम सुबह सुबह ऑफिस हम आए, आप भी आई मॉर्निंग में, मैं भी आई मॉर्निंग में, तो हमें जैकेट का इस्तेमाल करना पड़ा है। तो देखिए धीरे धीरे ठंड जो है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। अगर हम देश के उत्तरी हिस्सों में देखें तो वहां पर ठंडी हवाएं चल रही हैं, वहीं दक्षिण भारत में बारिश और गरज चमक की संभावना जताई जा रही है। आईएमडी ने बताया है कि बंगाल की खाड़ी में बना ट्रफ और उत्तर भारत में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ आने वाले दिनों में मौसम को प्रभावित करेगा। इसके चलते कई राज्यों में बारिश, बर्फबारी और ठंडी हवाओं का असर देखने को मिलेगा। और मौसम विभाग का तो ये भी कहना है कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी की संभावना है। पहाड़ों पर भी बर्फबारी हो सकती है। यानी कि ठंड जो है वो अब बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। बिल्कुल सोनाली, अब मौसम का मिजाज बदल चुका है। अब हल्की हल्की ठंड का एहसास होने लगा है, मौसम बदल गया है। और अब यही है कि अब जैसे जैसे समय और बीतेगा ठंड और भी बढ़ेगी। अब इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ जाते हैं। ये बात तो हमने पॉल्यूशन को लेकर कर ली, ठंड को लेकर कर ली, दिल्ली में ब्लास्ट को लेकर कर ली। अब अगर आप आज आपकी गाड़ी फ्यूल स्टेशन की ओर रुक करने वाली है तो सबसे पहले आप जान लीजिए आज पेट्रोल डीजल के क्या आंकड़े हैं। आज दिल्ली की बात की जाए तो पेट्रोल है 94.77 प्रति लीटर। और वहीं हम सीएनजी की भी बात करेंगे। सीएनजी के दामों की बात की जाए तो है 76.09 प्रति किलोग्राम और डीजल है 87.67 प्रति लीटर। तो वहीं अगर हम नोएडा की बात करें तो 94.87 प्रति लीटर है। वहीं डीजल की बात करें तो 88 रुपए प्रति लीटर है। वहीं सीएनजी की अगर बात करें तो 84.70 प्रति किलोग्राम है। गुरुग्राम की भी बात कर लेते हैं कि गुरुग्राम में फिलहाल पेट्रोल के दाम क्या बने हुए हैं। तो पेट्रोल है 95.42 प्रति लीटर और डीजल है 87.97 प्रति लीटर और सीएनजी है 82.12 प्रति किलोग्राम। देखिए अगर हम ग्राफिक्स के माध्यम से अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, पेट्रोल के दाम तो लगभग तीनों जगह पर सिमिलर ही देखने को मिल रहे हैं। डीजल की बात की जाए तो डीजल भी हालांकि सिमिलर ही है, पर दिल्ली में सीएनजी कहीं ना कहीं सस्ती है। तो आपका मन है सीएनजी भरवाने का तो आप दिल्ली भी जा सकते हैं। पर हालांकि अगर आप नोएडा से सोचे दिल्ली भरवाने तो उतना ही सिस्टम बैठता हुआ नजर आएगा। और अब सभी के मन में एक ही सवाल है, क्या इनके दाम नीचे गिरते हुए नजर आएंगे? पर लग तो नहीं रहा। जिस तरीके से लोगों ने पेट्रोल से सीएनजी की ओर फ्लक्चुएट किया कि भाई चलो पेट्रोल तो आप काफी भारी पड़ता हुआ जेब पर नजर आ रहा है, सीएनजी की ओर बढ़ते हैं। सीएनजी जो है एवरेज भी कहीं ना कहीं अच्छी देती है सोनाली। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन आप खुद ही सोचिए कि कोई नोएडा से दिल्ली जाए पेट्रोल या फिर सीएनजी भरवाने के लिए तो कितनी बड़ी बात होगी। तो चलिए हमने अभी नजर डाला पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के दामों पर। तो एक बार प्रिया आप नजर डाल लेते हैं सोने चांदी के दाम पर, क्योंकि अब शादियों का सीजन जो है वो शुरू होने वाला है और लोग जो है खरीदारी करना भी शुरू कर चुके होंगे। बिल्कुल सोनाली, शादियों का सीजन जो है शुरू हो चुका है। देव उठान के बाद सीजन शुरू हो जाता है। तो अब जो है सोना चांदी जो है दर्शक काफी खरीद रहे हैं। बात कर लेते हैं आपके यहाँ पर सोना चांदी आज कितना बना हुआ है। आज 24 कैरेट सोने के दाम की बात की जाए तो 1,27,400 प्रति 10 ग्राम है। चांदी की कीमत की बात की जाए तो 1,60,100 रुपए प्रति किलो बना हुआ है। ग्राफिक्स के माध्यम से भी हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से रोजाना अब सोने चांदी के दामों में फ्लक्चुएट देखने को मिल रहा है। बिल्कुल सही प्रिया। तो क्या आप कुछ सोने चांदी का कुछ खरीदना चाहती हैं? अभी आप दाम को देख करके क्या कहेंगी? देखिए अब सोनाली बात की जाए, सोना चांदी अब कहीं ना कहीं राहत भी देता हुआ नजर आ रहा है कभी, क्योंकि अब बात करें धनतेरस के बाद से लगातार दाम गिर भी रहे, बढ़ भी रहे, तो अब लोग काफी खरीद भी रहे। आपका क्या मन है, आप भी जरूर हमें बताइएगा। बिल्कुल, तो एक नजर डाल लेते हैं कि आज का इतिहास क्या था। तो एक बार वो भी हम आपको बता देते हैं। 1930 की बात करें तो ब्रिटेन सरकार ने लंदन में पहले गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन किया था। और वहीं अगर हम बात करें 1940 की तो भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षाविद और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक मदन मोहन मालवीय का आज ही के दिन निधन हुआ था। तो ये आज का इतिहास रहा। हमने आपको बताया कि आज 12 नवंबर है। 12 नवंबर को आज ही के दिन क्या हुआ था। हमने बात हर एक चीज को लेकर की, बात पॉल्यूशन को लेकर करें, पेट्रोल दाम और सीएनजी के दामों की बात की जाए। तो इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही।